नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर यूपी ट्रिपल एसटी की है। यूपी ट्रिपल एसटी के माध्यम से विभिन्न भर्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। आप लोगों का एक सवाल रहता है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि पेट एग्जाम होगा या नहीं। अगर पेट एग्जाम होगा तो नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या प्रक्रिया चल रही है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे, अन्यथा आपसे कोई जानकारी मिस हो जाएगी तो आप ये मत कहिएगा कि आपने मुझे जानकारी दी नहीं। यूपी ट्रिपल एसटी न्यू वैकेंसी अपडेट। न्यू वैकेंसी कब आएगी, कितने पदों पर 2021 में भर्ती होगी, कौन कौन सी भर्ती आएगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग। आपको मालूम होगा कई ऐसे परिणाम हैं जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। किसी का प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आना है और किसी का फाइनल परिणाम आना है और किसी की ज्वाइनिंग होनी है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। लाइक शेयर करने से आपके दोस्तों को भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। कुछ और मुद्दों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और भविष्य में होने वाला है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर जो खबर देख रहे हैं, यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे होंगे इस विषय में मुझे जानकारी है। मैं समझता हूं आपको कुछ नहीं जानकारी है, क्योंकि यह खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों से ताल्लुकात रखती है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों से संबंध है। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भर्तियां समूह गा की आती हैं, जैसे लेखपाल की, बीडीओ की, चकबंदी लेखपाल की, क्लर्क की, सुपरवाइजर की इत्यादि की। सभी भर्तियां समूह गा के अंतर्गत आती हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि 59,000 नए पदों का सृजन और 20,000 खत्म होंगे। 20,000 पदों का समायोजन भी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं समायोजन क्या होता है, मर्ज करना क्या होता है और मर्ज करने से, समायोजन करने से भर्तियों पर क्या असर पड़ेगा। भविष्य में जिन भर्तियों का विज्ञापन जारी होने वाला है, अगर उससे पहले समायोजन कर दिया जाए, विभाग को तोड़कर एक कर दिया जाए, जिस प्रकार से अभी हाल ही में आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि 95 विभाग को तोड़कर 54 करने की तैयारी है। अगर विभाग को तोड़ दिया जाए तब भर्तियों पर क्या असर पड़ेगा, इस बात को आप समझिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहता हूं। अभी चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल की अलग भर्ती होती है। आपको मालूम होगा चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी अलग आई थी, एक बार विवाद के कारण भर्ती को रोक दिया गया। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूं। वर्तमान में चकबंदी लेखपाल की भर्ती अलग होती है और राजस्व लेखपाल की भर्ती अलग होती है, क्योंकि विभाग अलग हैं। आपको मालूम होगा भूमि संबंधित दोनों ही कार्य हैं, लेकिन अभी तक एक पद चकबंदी लेखपाल का तो एक पद राजस्व लेखपाल का होता था। मान लीजिए हम दोनों विभाग को मर्ज कर देते हैं, चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल। अब जब हम मर्ज कर देंगे तो पदों की संख्या घट जाएगी और जो राजस्व लेखपाल होगा वह चकबंदी लेखपाल का भी कार्य देखेगा, तो एक पद समाप्त हो गए। अगर इसी प्रकार से हम पदों की गणना करें, अगर 10,000 पद हैं और 10,000 चकबंदी के पद हैं, तो दोनों को मिलाकर 20,000 होता है। 20,000 पदों पर भर्ती आती है। लेकिन अगर इसे हम मर्ज कर देंगे तो मात्र 10,000 पदों पर भर्ती आएगी, क्योंकि एक ही कर्मचारी दोनों विभागों के कार्य को देखेगा। उसी प्रकार से ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी दो होते हैं, क्योंकि ग्राम विकास विभाग अलग है और ग्राम पंचायत विभाग अलग है। अगर हम दोनों को मर्ज कर देते हैं, अगर ग्राम पंचायत अधिकारी के 15,000 पद हैं और ग्राम विकास अधिकारी के 15,000 पद हैं, तो 30,000 पदों पर भर्ती आती है। आपको मालूम होगा कि 30,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। लेकिन अगर हम मर्ज कर देंगे तो मात्र 15,000 पदों पर भर्ती होगी, क्योंकि जिस गांव में ग्राम पंचायत अधिकारी रहेगा वहां पर ग्राम विकास अधिकारी नहीं रहेगा और क्षेत्र बड़े बड़े हो जाएंगे, बोझ ज्यादा पड़ेगा और पदों की संख्या कम हो जाएगी। इसी प्रकार से यहां पर लिखा हुआ है, देखिए सिंचाई विभाग।
10,000 पद व भूमि अध्यापित विभाग खत्म होगा। तो लाखों पद समाप्त हो जाएंगे अगर विभाग को तोड़ा जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि बंद हो सकते हैं 10,000 बेसिक विद्यालय। आप इसको समझने का प्रयत्न करें। ऐसा मत सोचिए कि इस विषय में मुझे जानकारी है। आपको कुछ नहीं जानकारी है, आप उसकी गहराई तक नहीं गए हैं। मैं आपको गहराई तक लेकर जा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। अब इसका मायने समझिए। यहां पर लिखा हुआ है कि बंद हो सकते हैं 10,000 बेसिक विद्यालय। अब यहां पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती जो होती है उसमें पदों की संख्या घट जाएगी। जब 10,000 बेसिक विद्यालय बंद हो जाएंगे तो आप बताइए कि चाहे कोई भी विद्यालय बंद कर दिया जाए, मान लीजिए कि 10,000 बेसिक विद्यालय हैं, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक की भर्ती होती है, उस विद्यालय को बंद कर दिया जाए, तो जो विद्यालय बंद हो जाएंगे क्या उसमें शिक्षकों की जरूरत होगी? नहीं होगी। कुछ लोग सवाल करते हैं और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चे ही नहीं हैं। इसका कारण कौन है? हम हैं, आप हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने दावा क्यों किया था कि उत्तर प्रदेश से बेहतर दिल्ली है, दिल्ली की स्कूल उत्तर प्रदेश से बेहतर है? क्यों किया था? क्योंकि वहां के अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूल में ले जा रहे हैं। आप मेरी बातों को समझिएगा। दिल्ली की स्थिति है क्योंकि प्राइवेट से अच्छी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में हो रही है, व्यवस्था अच्छी है। लेकिन अगर आप प्राइमरी स्कूल की हालत देखें तो प्राइमरी स्कूल में बच्चे किस लिए जाते हैं? अगर मैं ग्रामीण के बच्चों से बात करूं तो वे कहते हैं कि हम ड्रेस के लिए जाते हैं, हम बस्ते के लिए जाते हैं, हम खिचड़ी के लिए जाते हैं। यही सब बातें सामने आती हैं। तो सरकार को इस पर सुधार करना चाहिए, ना कि विद्यालय को बंद करना चाहिए। विद्यालयों को क्यों बंद किया जा रहा है? राज्य को विद्यालय बढ़ाना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करनी चाहिए। आखिरकार विद्यालय क्यों खत्म किया जा रहा है और विभागों को तोड़कर क्यों कम किया जा रहा है? क्यों विभाग को मर्ज किया जा रहा है? यह सवाल उठता है। हो सकता है कि सरकार राजस्व बचाने के चक्कर में ऐसा काम कर रही हो। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, मान लीजिए सरकार इस विषय में नहीं सोच रही है। फिलहाल आप लोग निर्णय लीजिए कि आखिरकार सरकार सही कर रही है या गलत। अभी एक खबर और थी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस खबर के संबंध में मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी कि सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष करने का सुझाव है। अब इस खबर का मतलब है कि जो आयु सीमा पहले थी 40 वर्ष, उसे 30 कर दिया जाए, और आरक्षित वर्ग की 45 थी तो उसे 35 कर दिया जाए। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, अगर आप किसी पद पर आसीन हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे लेखपाल हैं, चाहे कुछ भी हैं, तो आपको दूसरी सरकारी नौकरी करने के लिए, जैसे कि आप लोग टीचर हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि हम पीसीएस हो जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, तो उसकी तैयारी करते हैं। अगर आप तैयारी के लिए छुट्टी लेंगे तो आपको वेतन नहीं मिलेगा, प्लस आपको 2 बार ही पीसीएस परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि दो अवसर देने तथा इसके बाद उसे अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति ना देने की सिफारिश की है। या तो आप उस पद को छोड़ दीजिए तब आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप पद पर रहकर अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 ही बार कर सकते हैं। आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपका चयन हो जाएगा, अन्यथा चयन नहीं होगा। अब आइए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है UPSSC पेट एग्जाम 2021। आप लोग बार बार ये पूछते हैं कि सहमति मिली कि नहीं मिली। आपने बताया कि सहमति मिल जाएगी, अभी तक नहीं मिली। मैं आपसे को बताना चाहता हूं, चाहे PNP हो या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, आपको मालूम होगा कि PNP के द्वारा UP टेट की परीक्षा के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भी शासन को पाठ्यक्रम के लिए प्रस्ताव भेजा है। अब PNP ने अपना काम कर दिया और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपना काम कर दिया। अब इस पर मुहर लगाना शासन का काम है। शासन अपना विचार विमर्श करेगी, सलाहकारों से सलाह लेगी, उसके बाद आगे कदम बढ़ाएगी। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन ने कह दिया कि हमने प्रस्ताव भेज दिया, अभी मुहर लगा दीजिए।
ऐसा तो चेयरमैन नहीं कर सकते भाई। एक कर्मचारी डीएम से इस तरह की बात थोड़ा ना कर सकता है। तो अध्यक्ष के निगाह में मुख्यमंत्री जी डीएम है, मतलब उनसे उच्च हैं। मेरा कहने का तात्पर्य मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूं। तो जब शासन के द्वारा प्रस्ताव पर सहमति मिलेगी तभी आगे कार्रवाई बढ़ेगी। और अभी तक सहमति यूपी पेट के संबंध में और यूपी टेट के संबंध में नहीं दिया गया है। मैं आपको बता दूं, अगर फरवरी माह में पेट का नोटिफिकेशन नहीं आता है, हमें 5 मार्च का डेडलाइन दिया गया है, अगर उसके पहले नोटिफिकेशन नहीं आता है तो पेट नहीं होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं न्यू वैकेंसी के संबंध में। 5 मार्च जो डेडलाइन है, अगर वह क्रॉस कर जाता है और नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो न्यू वैकेंसी अप्रैल मई में आ जाएगी। कौन कौन सी भर्तियां अप्रैल मई में आएंगी, इसके संबंध में आपको जानकारी होना जरूरी है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, यहां पर बताया गया है लेखपाल, स्वास्थ्य विभाग में, परिवहन विभाग में, आवास विभाग में, पीडब्ल्यूडी में, वाणिज्य कर में और बेसिक शिक्षा विभाग इत्यादि पदों पर भर्तियां आएंगी। मैं आप सभी को बता दूं भर्तियां पूरी होंगी या नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले बैठक की थी कि 6 माह में नियुक्ति पत्र, इन्होंने कहा था, उसका कुछ भी असर हुआ? मेरे जो आपको बहुत पहले बताया गया था, जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, यह कितना सही है और इस पर कितना अमल किया जाएगा? भविष्य में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप बताइए कितनी भर्तियों का नियुक्ति पत्र 3 माह में, 6 माह में दे दिया गया है? आप बताइए, यहां पर बताइए कोई भर्ती ऐसी पूरी हुई है 6 महीने में पूरी होकर आपको ज्वाइनिंग मिल गया है? नहीं। हटाइए इनकी बातों को। अब आइए बात कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट के संबंध में। देखिए, न्यू वैकेंसी के संबंध में मैंने आपको बताया कौन कौन सी भर्ती आएगी, विभिन्न प्रकार की भर्तियां आएंगी। अगर पेट होगा तो सितंबर अक्टूबर तक, अगर पेट नहीं होगा तो अप्रैल मई तक। फाइनल रिजल्ट आपको मालूम होगा कि केंद्र सुपरवाइजर का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। और जो मुझे जानकारी मिली है कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी के प्रथम सप्ताह तक केंद्र सुपरवाइजर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ज्वाइनिंग के संबंध में मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। किसी भी भर्ती की ज्वाइनिंग होगी अप्रैल से पहले नहीं होगी। अप्रैल माह से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। चाहे वीडियो भर्ती 2018 फंसी हुई है, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि भर्ती नहीं होगी, भर्ती होगी और अप्रैल माह से आपके संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। आप अप्रैल या मई माह में ज्वाइनिंग पा जाएंगे। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, सरकार इसके बारे में बता सकती है। जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा परिणाम इस महीने नहीं आएगा, अगले महीने या मार्च के प्रथम सप्ताह तक आएगा, क्योंकि मार्च तक सभी भर्ती परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। मार्च माह तक सभी भर्ती परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। और एग्जाम के संबंध में जो खबर है कि फरवरी माह में एग्जाम हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है, विचार विमर्श चल रहा है इसके संबंध में। एक बैठक जल्द होने वाली है, समाचार पत्रों में आपको खबर पढ़ने को मिलेगी। तो वह 2016 की भर्ती है, उसका परीक्षा फरवरी माह में हो सकता है और सभी परीक्षाएं मार्च के लास्ट या अप्रैल माह में आयोजित की जाएंगी। लोअर मेंस के लिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आगे कोई जानकारी मिलेगी किसी भर्ती के संबंध में इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।